दिल्ली एयरपोर्ट पर लेखा को रिसीव करने के लिए आदित्य, जूही और निर्भय तीनों आए। एयरपोर्ट से निकलकर मुस्कुराते हुए लेखा दौड़कर अपने पापा के गले जा लगी। वही पापा जिससे कभी लेखा बहुत नफरत करती थी, आज वही उसके सबसे करीब है। आदित्य ने भी अपनी बेटी पर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे समझकर उसकी मन की इच्छा पूरी करने की हर संभव कोशिश की। लेखा ने जब सूर्यन से शादी न करने का फैसला लिया था, तब आदित्य ने ही सबसे पहले उसका समर्थन किया था। लेखा को पूरी छूट दी थी अपनी इच्छा से खुले आकाश में उड़ने की। लेखा के साथ जो अन्याय आदित्य ने किया था, उसका प्रायश्चित उसने भरपूर किया और लेखा का मन भी जीत लिया। पापा से मिलने के बाद लेखा निर्भय से हाथ मिलाते हुए कहा, कैसे हो निर्भय? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारी जर्नी अच्छी थी ना? मुझे देखकर क्या लग रहा है? खुशी झलक के बाहर आती दिख रही है। आएगी क्यों नहीं? सफ़र किसके साथ किया ये भी तो देखना पड़ेगा। निर्भय लेखा को देखकर शरारती हंसी हंस रहा था। तुम आते ही शुरू हो गए निर्भय। तुम और अनुषा दोनों एक जैसे हो। मौका मिले तो टांग खींचने में पीछे नहीं रहते। खूब जमेगी दोनों में। लेखा भी निर्भय को देखकर शरारती हंसी हंसने लगी। तुम्हारा हमसफ़र चेन्नई के लिए निकल गया है क्या? होठों पर अंगुली रखकर धीरे से लेखा ने कहा। निर्भय, मम्मा पापा के सामने थोड़ी सी शर्म करो। उनको अभी कुछ भी नहीं पता है। अभी मैं बताना भी नहीं चाहती। घर जाकर इत्मीनान से बताऊंगी। अभी तुम चुप रहो। मैंने क्या कहा? हम सफ़र का है। जिसके साथ तुम सफ़र करो वो हम सफ़र हुआ ना? निर्भय फिर लेखा को देखकर हंसने लगा। अभी मेरा चुप रहना ही अच्छा है, नहीं तो तुम मम्मा पापा के सामने यहीं पर सारा राज खोल दोगे। निर्भय को आंखें दिखाते हुए लेखा ने कहा। निर्भय कुछ कह नहीं जा रहा था। इतने में जूही आगे बढ़कर लेखा के पास आई और कहा, जर्नी के बारे में नहीं पूछूंगी क्योंकि निर्भय ने सब कुछ पूछ लिया। तुम बताओ, 1 साल बाद इंडिया आकर कैसा लग रहा है? लेखा ने मम्मा से गले लगकर कहा, आई एम फीलिंग वेरी गुड मम्मा। अपना देश तो अपना देश है। अपने देश की माटी पर कदम रखते ही पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। दिल्ली मेरा बचपन का शहर है। मेरे रोम रोम में इसकी खुशबू बसी हुई है। घर जाते हुए मैं उन गलियों को 1 साल बाद देखूंगी जहां मैं रोज गुजरा करती थी। लेट्स गो होम, फिर मिलकर बैठकर बात करेंगे, जूही ने खुश होते हुए कहा। आदित्य ने लेखा का हाथ पकड़कर चलते हुए पूछा, शंकर कब आएंगे? 2 दिन के बाद आएंगे पापा। मैं तो चाहती थी कि पहले दिल्ली आई, मगर उनकी बहन रहती है चेन्नई में। बहन से पहले मिलना भी तो जरूरी है। बहुत साल हो गए बहन से नहीं मिले हैं। बहन भी इंतजार कर रही है। उसने जो किया अच्छा किया। यही एक भाई का कर्तव्य भी है। 2 दिन के बाद हम मिलेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर तो हमारे घर निर्भय की शादी तक रुकने वाले हैं। मिलकर खूब बातें होंगी। सोचकर मैं भी रोमांचित हो रहा हूँ। जो तुम्हारे प्रोफेसर हैं वो कैसे हैं? उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? जानने के लिए मन बेचैन हो रहा है। कहते कहते आदित्य के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। बीच में निर्भय बोल पड़ा, वेरी इंटेलिजेंट एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी ही एज। देखकर आप इम्प्रेस हो जाएंगे पापा। निर्भय और भी कुछ कहने जा रहा था, मगर लेखा ने मना कर रखा था, इसीलिए राज को राज ही रखा। इतनी देर बाद जूही अचानक बोल पड़ी, तुम लोगों ने मुझे कुछ भी बताया नहीं। तुम लोग हमेशा कुछ न कुछ छुपाते हो। बड़े शैतान बच्चे हो तुम। आदित्य, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम भी बच्चों से मिले हुए हो। तुम लोगों की बात सुनकर मुझे भी उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। निर्भय बोल पड़ा, 2 दिन के बाद मिल लेना मम्मा, खूब बातें कर लेना। अब तो निर्भय राज खोलने ही जा रहा था कि लेखा चिल्ला पड़ी, निर्भय बस करो, घर चलो। घर में बैठकर आराम से बातें करेंगे। रास्ते में ही सारी बातें करोगे क्या? मुझे भूख भी लग रही है और जेट लैग भी हो रहा है। पहले तो मैं जाकर फ्रेश होकर कुछ खाऊंगी, उसके बाद चैन से एक नींद लूंगी, फिर बैठकर चाय के साथ सब बातें करेंगे। आदित्य अचानक बोल पड़ा, हाँ लेखा ठीक कर रही है। इतनी लंबी जर्नी करके आई है, उसके बारे में भी तो सोचो। चलो जल्दी से घर, उसे आराम की ज़रूरत है। पापा, सबसे ज़्यादा मेरा दुख और तकलीफ़ आप ही समझते हैं। लेखा ने पापा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। बिल्कुल पापा की बेटी, जूही ने हंसते हुए कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मा, पापा की बेटी नहीं, पापा की लाडली बेटी। हंसते हुए निर्भय ने कहा। सुबह सुबह फ्रेश होकर निर्भय और लेखा ड्राइंग हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। लेखा का मन पेपर पढ़ने में नहीं लग रहा था। वो अपने मन से पूछने लगी, कैसे मम्मा पापा से हम दोनों की बातें करूं?
मैं तो अमेरिका गई थी अपना निश्चय ढूंढने के लिए, खुद को समझने के लिए। शादी तो मेरा निश्चय नहीं है। शादी के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जिसे मुझे ढूंढना है। अब एकदम से कैसे कहूँ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने के लिए तैयार है। मानती हूँ कि शादी करना भी बहुत ज़रूरी है, हालांकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, फिर भी शंकर के बारे में बात तो करनी ही पड़ेगी। अमेरिका में जाते ही शंकर मुझे पसंद कर लेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सूर्यांश से रिश्ता टूटने के बाद मैं खुद को समय देना चाहती थी, मगर समय को क्या मंजूर हमें खुद पता नहीं रहता। मम्मा तो सीधा सवाल करेगी, क्या तू इसीलिए अमेरिका गई थी सूर्यांश से रिश्ता तोड़कर? क्योंकि मम्मा तो कभी खुश थी ही नहीं, क्योंकि मैंने सूर्यांश से रिश्ता तोड़ दिया। निर्भय तिरछी नज़र से देख रहा था। लेखा पेपर नहीं पढ़ रही है, बल्कि कुछ सोची जा रही है। लेखा के माथे की सिकन बता रही है कुछ बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बहुत देर से निर्भय भी सूर्यांश के बारे में लेखा को बताना चाह रहा है, मगर ये सोचकर नहीं बता रहा है कि आते ही सूर्यांश के बारे में बात छेड़ो तो लेखा को शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेखा को परेशान देखकर निर्भय ही पूछ बैठा, क्या बात है लेखा, क्या सोच रही हो? किस बात का टेंशन है तुम्हें? तुम्हें मालूम है लेखा, सूर्यांश ने शादी कर ली। सूर्यांश की बात सुनकर लेखा ने सपाट सा जवाब दिया, सूर्यांश की किसी भी बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कह रहे हो तो जानना चाहूँगी किससे शादी हुई है? ज़रूर कोई अमीरजादी होगी। हाँ, मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन प्रकाश हीरानंदानी की नाम तो तुमने सुना ही, उन्हीं की बेटी से हुई है। शादी में मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं गया था। अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी है और हंसमुख भी है। बहुत अच्छी बात है, जानकर मुझे भी खुशी हुई कि आखिर सूर्यांश ने अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीने का सोचा है। अपने घर के लायक बहू लेकर आया, अपनी पसंद से की है या मम्मी पापा की पसंद से? अपनी पसंद से, और कह सकते हैं कि मम्मी पापा की भी पसंद है। दोनों एक साथ लॉस एंजल्स में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहीं से दोनों की जान पहचान हुई। सूर्यांश कभी मिले तो मेरी ओर से उसे बधाई दे देना नई जिंदगी के लिए। मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि दोनों सुखी जीवन बिताए। कहते कहते लेखा की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई, जिसे निर्भय ने देखा। निर्भय को पता है लेखा के दिल में एक खूब सी उठी है, जो उसकी आंखों में स्पष्ट नजर आ रही है। भले ही लेखा सूर्यांश को लेकर दुखी नहीं होगी, मगर कितना अपमान किया था उसका, इस बात को तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लेखा का ध्यान बटाने के लिए निर्भय ने कहा, तुम चाहती हो तो जाकर मिल सकती हो, मैं ले चलूँगा तुम्हें। सूर्यांश से तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, तुम उससे दोस्त भी तो मान सकती हो। नहीं बाबा, फिर उसके घर वाले कुछ तीखी बातों का बांध छोड़ देंगे मुझे घायल करने के लिए। मैं दूर से ही ठीक हूँ। रहा सवाल दोस्ती का, दोस्त बनाने के लिए दुनिया में लोगों की कमी है क्या? ठीक है, तुम्हें अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। सूर्यांश से मुलाकात हो गई तो तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दूंगा। निर्भय, अभी मम्मा चाय लेकर आने वाली है और पापा भी आने वाले हैं। उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेखा ने सूर्यांश का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करने का सोचा। क्या कहना है? मम्मा पापा के सामने मैं शंकर की बात कैसे निकालूं? कैसे कह दूं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? पापा तो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, मगर मम्मी मुझसे बातें सुनाने में पीछे नहीं रहेगी। तुम कौन से ज़माने की लड़की हो? आधुनिक लड़की हो, बिंदास और बेखौफ होकर कहो। बहुत उम्र हो गई है तुम्हारी, तुम तो पापा से बहुत ओपन हो, फिर किस बात की झिझक? रहा सवाल मम्मी का, तो मम्मी को मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तो अमेरिका गई थी समय मांगकर और कहा था मैं अपना निश्चय ढूंढने जा रही हूँ, खुद को समझने के लिए जा रही हूँ, मगर इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, उनसे कैसे कहूँ? जो भी हुआ तुमने अपने आप को समझा तभी तो हुआ है। क्या इसे खुद को ढूंढना नहीं कहते? क्या इसे ढूंढना नहीं कहते? क्या बात कर रही हो लेखा, क्यों इतनी डिलेमा में हो? तुमने खुद को समझा, खुद को ढूंढा है, तभी तो वहाँ पर पीएचडी करने का सोचा है, शंकर को पसंद कर लिया, ये भी तो एक निश्चय ढूंढना ही हुआ। तुम्हारे जीवन का शायद यही निश्चय है। फिर भी निर्भय, सब कुछ तुम ही उनसे कहना, मैं नहीं कह पाऊँगी। अच्छा बाबा, शुरू तुम करना, फिर सारी बातें मैं कह दूँगा। अब तो खुश हो ना, अब चेहरे की उदासी हटाओ और मुस्कुराओ। 1 साल के बाद घर आई हो और चेहरे पर उदासी, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपने भाई की शादी में आई हो, खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो। शंकर भी साथ में है, इसीलिए खुश रहो। शंकर से मिलकर मुझे अच्छा लगा, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। काफ़ी डेप्थ है उसमें, जितने इंटेलिजेंट है उतने ही गुड लुकिंग, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी बनेगी तुम दोनों की। मैं तो बहुत खुश हूँ तुमने ये कदम उठाया। ज़िंदगी के सफ़र में अकेली कब तक चलती रहती, वो भी बाहर अमेरिका में।
अब अच्छा हुआ ना दोनों का साथ है, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रह सकते हो। वो बेचारे भी तो बहुत उदास थे और डिप्रेशन में चले गए थे। देखो आजकल तुम्हें पाकर कितने खुश रहते हैं। पहली बार मिला हूँ मगर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से उन्हें जानता हूँ। एक बात बताना निर्भीक, क्या अनुषा खुश है इस रिश्ते से? क्यों? अनुषा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उसे देखकर नहीं लग रहा वो खुश है? बताया मगर तुमसे जितनी बातें उतनी तो मुझसे नहीं हुई, इसीलिए पूछ रही हूँ। अनुषा बहुत खुश है मगर क्या निर्भय? तुम बोलते बोलते रुक क्यों गए? अनुषा को लगता है कि उसका भाई उससे दूर हो गया। पहले दोनों फ्रेंड की तरह थे, आजकल शंकर तुम पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसीलिए थोड़ा सा बुरा लगा है। उसको लगता है उसका भाई बहुत बदल गया है। निर्भय की बात सुनकर लेखा सोच की गली में विचरण करने लगी। तभी अनुषा मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही थी। हम घूमने कहाँ गए, बिना बोले क्यों गए, दोनों एक दूसरे के कमरे में थे कि नहीं? अनुषा को बेशर्मी के साथ इतनी बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल शंकर उसका भाई है, कोई चड्डी बड्डी तो है नहीं जो उसके पीछे उसकी जलन की भावना कम कर रही थी। थोड़ी बहुत मुझे अजीब लगा मगर बात इस हद तक गई मुझे पता नहीं था। फिर क्या सोच रही हो लेखा? अनुषा की बात को इतनी सीरियसली मत लो। अनुषा में ये भावना मैंने थोड़ी सी रीड की और महसूस की मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शंकर में आए बदलाव को लेकर अनुषा को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि शंकर तो डिप्रेशन में चले गए थे एंजेला से अलग होने के बाद। अनुषा की बात छोड़ो, उसमें अभी बचपना है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। तुम दोनों को खुश देखकर उसे अच्छा लगेगा। वैसे अंकल आंटी तो तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश है, फिर किस बात के लिए तुम इतना सोच रही हो? अनुषा जैसा सोचते मैं भी सोच सकती हूँ निर्भय, तुम दोनों भी तो एक दूसरे को बहुत चाहते हो। आजकल तुम्हारी भी तो उससे ज़्यादा बातें होती है मगर मैंने तो कभी नहीं सोचा। मैं तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और दोनों एक साथ रहने लग जाओ क्योंकि मैंने अनुषा को अमेरिका में परेशान होते हुए देखा है, तुम्हें बहुत मिस करते हुए देखा है। तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना अनुषा को समझाने के लिए। ये बातें समझ जाने से नहीं आती निर्भय। अनुषा अभी काफ़ी मैच्योर है, उसे इस तरह की बचकानी बातें शोभा नहीं देती। तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुमसे हमेशा खुलकर बातें करती हूँ, आज भी कर रही हूँ। भविष्य में हमारे रिश्ते में कोई दरार न पड़ जाए। मैं एक ब्रोकन फैमिली की लड़की हूँ, बचपन से मैंने टूटते हुए रिश्तों को बहुत देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी ऐसी बात हो जिससे रिश्ते में खटास आए। मेरी मम्मा तुम सबको लेकर खुश रहे, यही चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी बहुत दुख देखा है। अरे वो मेरी मम्मा ज़्यादा है, तुम्हारी कम है, तुम्हारे तो पापा है। मैं अपनी मम्मा का पूरा ध्यान रखूँगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो लेखा। मम्मा को मैं कोई भी दुख नहीं होने दूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं निर्भीक, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा मम्मा का ध्यान रखते हो। बस यूं ही मन में आया तो कह दिया, अदरवाइज मत लेना। मैं बस तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। निर्भय की ओर देखकर लेखा मुस्कुरा पड़ी। निर्भय ने भी मुस्कुराकर कहा, मम्मा पापा से क्या बात करना है, मुझ पर छोड़ दो, तुम खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराती रहो। मम्मा चाय लेकर आई है, उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। उनको कुछ भी समझ ना आए इसलिए नॉर्मल हो जाओ। दोनों नॉर्मल होकर फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। हाथ में चाय की ट्रे ड्राइंग हॉल में प्रवेश करते हुए जूही ने पूछा, निर्भय तुम्हारे पापा अभी तक फ्रेश नहीं हुए क्या? नींद से उठे कि नहीं देखा तुमने? उनको बुलाकर लाओ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। तुम दोनों भी चाय पियो, न्यूज़पेपर से ध्यान हटाओ और चाय पर ध्यान दो। देखो लेखा, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ही तुम्हारे मनपसंद बैंगन के पकौड़े बनाए हैं। तुम्हें चाय के साथ बैंगन के पकौड़े अच्छे लगते हैं ना? मम्मा सुबह सुबह बैंगन के पकौड़े तो मैं शाम की चाय के साथ खाती हूँ। अभी इतना सब कुछ खाऊंगी तो नाश्ता कैसे करूँगी? वैसे भी अमेरिका जाकर ये सब चीज़ खाने की आदत एकदम छूट गई। इंडिया आते ही खा लूँगी तो पेट में कुछ होगा तो नहीं? लेखा ने शिकायत के लहजे में कहा। ड्राइंग हॉल में एंटर करते हुए आदित्य ने लेखा की बात सुनी तो लेखा ने कहा, कुछ नहीं होगा खाने से। अभी तुम यंग हो हाजमा, इतना भी कमज़ोर नहीं है कि पेट खराब हो जाए। 1 साल के बाद तुम घर आ रही हो बेटा। तुम्हारी मम्मा इतनी खुश है कि शाम की चाय तक इंतज़ार नहीं कर पाई, इसीलिए सुबह सुबह ही बैंगन के पकौड़े बना लिए। मम्मा ने इतने मन से बनाया तो आओ हम सब मिलकर खाते हैं। नाश्ता थोड़ी देर से कर लेंगे, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तुम कह रही थी ना कुछ खास बात करनी है हम दोनों से, अब बोलो क्या बात करनी है? बैठते हुए आदित्य ने कहा। पापा की बात सुनकर लेखा ने धीरे से कहा, हाँ पापा, बात तो करनी है, बहुत ज़रूरी बात है।
पहले पकोड़े खाकर देखो, मम्मा को बताओ कैसे बने। देखो मम्मा तुम्हारी ओर देख रही है, ये आस लगाई कि तुम खाओगी और अप्रिशिएट करोगी, है ना जूही। जूही की ओर देखकर आदित्य मुस्कुराने लगा। मैं तारीफ सुनने के लिए लेखा की ओर नहीं देख रही हूँ, मैं तो इसीलिए देख रही हूँ ताकि लेखा पकोड़े खाए और उसे खाते हुए देखूं। 1 साल हो गया मेरे हाथ की बनी कोई भी डिश नहीं खाई। प्यार भरी आंखों से देखते हुए जूही ने कहा। सभी अपनी बातों में व्यस्त थे, मगर पकोड़े देखे तो निर्भय के मुंह में पानी आ गया। निर्भय ने एक पकोड़ा उठा लिया और खाकर देखा, बहुत टेस्टी है तो उससे रहा नहीं गया। झट से बोला, मम्मा बैंगन के पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं, पहले भी मैंने खाए मगर आज कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। आज शायद आपने इस पर सारा प्यार उड़ेल दिया। आदित्य ने भी एक पकोड़ा उठा लिया और खाकर कहा, सच कहा निर्भय ने, आज सही में बहुत टेस्टी बने हैं, सचमुच तुमने सारा प्यार उड़ेल दिया क्या जूही। आदित्य की बात सुनकर जूही मुस्कुराते हुए बोली, माँ बच्चों का मनपसंद कुछ बनाती है तो सारा प्यार उड़ेल देती है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत मन से बनाए हैं मैंने, इसीलिए शायद अच्छे बने हैं। लेखा बेटा तुम भी खाकर देखो। लेखा अब तक दोनों की बातें सुन रही थी, इसीलिए पकोड़ा खाना ही भूल गई। एक पकोड़ा उठाकर खाकर कहा, सचमुच मम्मा आपने बहुत मन से और प्यार से बनाए हैं, इसीलिए तो इतनी टेस्टी है। अब चाय पीकर देखती हूँ चाय कितनी टेस्टी है। चाय कितनी टेस्टी है। चाय में एक चुस्की लगाकर लेखा अचानक बोल पड़ी, वाह कितनी टेस्टी है चाय। 1 साल के बाद पी रही हूँ। अब तक तो मैं बस कॉफ़ी कॉफ़ी और कॉफ़ी पीती रही, जहाँ जाऊँ वहीं कॉफ़ी। इंडिया की चाय की टेस्ट ही कुछ अलग है। अमेरिकन्स तो दूध वाली चाय पीते ही नहीं हैं, उनको बस ब्लैक कॉफ़ी से इश्क मोहब्बत है, और मुझे ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तो लगभग चाय कॉफ़ी पीना ही छोड़ दिया। कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी बनाना आसान है। दूध गर्म करो और कॉफ़ी पाउडर मिला दो, बस बन गई कॉफ़ी। चाय बनाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिना अदरक की चाय में टेस्ट नहीं आता। चाय में चुस्की लेते हुए आदित्य ने पूछा, तुम क्या बात करने वाली थी लेखा हम लोगों से। अभी हम सब फुर्सत में बैठे हैं, पहले तुम्हारी बात सुन लेते हैं, फिर अमेरिका के बारे में, तुम्हारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, तुम्हारी पीएचडी के बारे में खुलकर बात करेंगे। पापा की बात सुनकर लेखा थोड़ी देर चुप हो गई, फिर हिचकिचाते हुए बोलने लगी, पापा शंकर के बारे में कुछ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, जूही ने पूछा। अचानक निर्भय बोल पड़ा, मैं बताता हूँ। लेखा बताने में हिचकिचा रही है। ऐसी क्या बात है जो बताने में हिचकिचा रही है, जूही अचानक बोल पड़ी। मम्मा बात ही ऐसी, आप सुनोगी तो आप भी उछल पड़ोगी। अधीर होकर आदित्य बोल पड़ा, इतनी पहेलियां मत पूछा निर्भय, जो भी बात है बेफिक्र होकर बोल दे। निर्भय ने मुस्कुराकर लेखा की ओर देखा तो लेखा ने बोलना का इशारा किया तो निर्भय ने बोलना शुरू किया, मम्मा पापा शंकर केवल लेखा के प्रोफेसर नहीं है। जूही अचानक बोल पड़ी, प्रोफेसर नहीं है तो क्या है। आदित्य ने जूही को टोका, ओ जूही थोड़ी देर चुप हो जाओ, निर्भय को बोलने दो। बात पूरी नहीं होने देती, बीच में बोल पड़ती हो, फिर बात कैसे पूरी होगी। निर्भय तुम बोलो। शंकर और लेखा एक दूसरे को पसंद करते हैं एज ए लाइफ पार्टनर। हम तो शंकर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिना जाने दोनों की शादी कैसे हो सकती है। चिंतित होकर जूही बोल पड़ी। इस बार लेखा चुप न रह सकी, मम्मा की बातों का जवाब दिया, तुम नहीं जानती हो मम्मा, लेकिन मैं तो जानती हूँ शंकर को। 1 साल से मैं उन्हें देख रही हूँ, वे एक खुली किताब की तरह हैं, अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाते। मेरा जानना काफ़ी नहीं है क्या। मम्मा की बातों का जवाब निर्भय ने भी दिया, मम्मा ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड पर्सन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना भी बहुत बड़ी बात है। देखने में तो हैंडसम है ही, आप जब देखोगी तो खुद बिल्कुल खामोश हो जाओगी। पॉजिटिव एनर्जी निकलती है उनसे, जो औरों को जल्दी ही अपनी ओर खींच लेती है। मैं भी जब पहली बार मिला था तो इसी तरह पहली नज़र में इम्प्रेस हो गया था। बात तो बाद में हुई थी, बात करके पता चला कि उनमें बहुत गहराई है। इतनी देर चुप होकर आदित्य सारी बातें सुन रहा था। निर्भय की बात सुनकर आदित्य ने अपनी राय दी, मेरी लेखा ने अगर किसी को पसंद किया तो डेफिनेटली वो पर्सन अच्छा ही होगा। वैसे भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वो कोई ऐसे वैसे इंसान तो नहीं हो सकते। जरूर मेरी लेखा से बहुत प्यार करते होंगे, तभी तो लेखा ने पसंद किया है। और जहाँ तक लेखा को देखकर मुझे लग रहा है, लेखा भी बहुत पसंद करती है, मेरा मतलब प्यार करती है। आई थिंक ही इज राइट चॉइस फॉर ए लाइफ पार्टनर। आदित्य की बात पर जूही फिर बोल पड़ी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इसका मतलब उम्र भी ज़्यादा होगी, दोनों के बीच में उम्र का फासला ज़्यादा होगा। निर्भय कितनी उम्र होगी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक 30 प्लस में। जूही फिर बोल पड़ी, इम्पॉसिबल, 30 प्लस में कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता।
अगर कोई पीएचडी जल्दी भी कर ले तो इकोनॉमिक में पीएचडी करते करते कम से कम 32 की उम्र हो जाती है। आदित्य, मैं सही कह रही हूँ ना? उम्र से क्या होता है जूही, अगर थोड़ा सा उम्र का फासला ज़्यादा भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे अहमियत बात तो यह है कि इंसान कैसा है, सोच कैसी है। अगर लेखा और उनकी सोच मैच करती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आखिर ज़िंदगी तो उनको जीना है, तुम अपनी सोच उन पर क्यों थोप रही हो। सही उम्र मैं बताती हूँ पापा, शंकर 37 के हैं और मैं 26 की हूँ। दोनों के बीच में फासला 11 साल का है, मगर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शंकर और हमारे विचार बहुत मैच करते हैं। मुझे एज ए पर्सन शंकर बहुत पसंद है। 2 दिन के बाद शंकर आने वाले हैं, फिर आप लोग देख लेना और बात कर लेना, फिर अपनी राय देना। मम्मा, खासकर आपको बता रही हूँ, आप मेरी पसंद के बीच में मत आओ। पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ, मैं आपके विचारों के हिसाब से नहीं चलने वाली। आपने कहा था सूर्यन से शादी करने के लिए, मगर आपने कभी सोचा है कि उस घर में जाकर मुझे क्या मिलता सिवाय अपमान के। आपको अपमान सहने की आदत होगी, लेकिन मुझे नहीं। जितनी सहनी थी सह ली, अब और कुछ भी सहने को तैयार नहीं हूँ। शंकर मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और मैं शंकर को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। दो प्यार करने वालों के बीच में रिस्पेक्ट ब्रिज का काम करता है। अगर दोनों के मन में रिस्पेक्ट नहीं तो वो प्यार खोखला है और ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। मैं मेच्योर हो गई हूँ, इसीलिए अब मुझे बच्ची समझकर अपनी राय थोपने की कोशिश मत करना। बार बार आप मुझ पर विचार थोपने की कोशिश करोगी और बार बार आपको अपमानित होना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है कि मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझे करने देना। आपने भी तो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद किया था। हाँ, एक और बात बता देती हूँ, किसी तरह शंकर से ऐसी बातें करके उनको अपमानित करने की कोशिश करोगी तो अब की बार मैं अमेरिका चली गई तो कभी वापस नहीं आऊँगी। लेखा की बात सुनकर आदित्य आहत हो उठा और जूही को डांटते हुए बोला, लेखा और उसके फैसले के बीच में इसके बाद तुम कभी नहीं बोलोगी जूही। लेखा को जो करना उसके साथ हूँ मैं। मेरी बेटी की जीवन का फैसला वो खुद लेगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी पसंद तुम अपने पास रखो, आगे से उसे कुछ कहकर दुख देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। हाँ, खासकर शंकर के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करना। तुमसे मैं ये उम्मीद नहीं करता जूही, क्योंकि तुम एक पढ़ी लिखी आधुनिक महिला हो। तुम्हारी सोच पर लेखा पर मत थोपो। सही कहा लेखा ने, तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही लिया था तो उसे लेने का हक क्यों नहीं है। इस बार निर्भय भी चुप न रह सका। मम्मा को समझाते हुए कहा, मम्मा 11 साल की उम्र का फासला कोई ज़्यादा फासला नहीं है। एक बार आप शंकर को देखोगी तो खुद ही इम्प्रेस हो जाओगी। ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट। किसी इंसान को देखे बिना कोई राय मत दो मम्मा। लेखा को दुखी मत करो, वैसे भी उसका टूटा हुआ दिल जुड़ने लगा, फिर उसे मत तोड़ो। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते, एक दूसरे की इज्जत करते। लेखा उनके अंडर में सक्सेसफुली पीएचडी कर पाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी में मौका मिलना बहुत मुश्किल काम है। लेखा को शंकर के अंडर पीएचडी करने का मौका मिला है तो हमें प्राउड होना चाहिए। शंकर ने ये मौका लेखा को दिया है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आदित्य और निर्भय की बात सुनकर जूही के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसके चेहरे पर मायूसी लेकर कहा, मैं लेखा की माँ हूँ, इसीलिए उसकी भलाई के लिए ही कह रही थी। एक बार उसको धोखा मिला, दोबारा ना मिले, मेरे मन में यही डर है। जूही की बात सुनकर लेखा बोल पड़ी, फिर तो हम जीवन भर डरते ही रह जाएंगे मम्मा। जरूरी तो नहीं कि एक बार धोखा मिला तो दोबारा धोखा मिलेगा। एक बार मिला था क्योंकि तब बचपना था, बचपना नहीं रहा। दोनों ही काफी मेच्योर हैं। हमने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। मैं आपको कभी भी रूडली जवाब देना नहीं चाहती, मगर अब बात ही ऐसी करती है कि मजबूरन बोलना पड़ता है। इस तरह कब तक डरती रहोगी? डर डर कर पूरी जिंदगी बिता दोगी क्या? अब तो हम सब एक साथ हैं, फिर किस बात का डर? पापा है सब कुछ देखने के लिए, इसलिए तो मैं कोई चिंता नहीं करती। पापा की ओर देखकर लेखा मुस्कुरा पड़ी तो आदित्य ने भी मुस्कुराकर कहा, ये हुई ना बात मेरी बेटी जैसी, इसीलिए तो मुझे अपनी बेटी पर गर्व होता है। तुम हमेशा ऐसे ही रहा करो बेटा, निडर। मुझे पता है तुम निडर हो। निडर नहीं होती तो बचपन से अब तक तुमने जो भी सामना किया वो कोई डरपोक लड़की नहीं कर सकती। तुमने जो कुछ कहा वो तुम्हारी माँ समझ नहीं सकती, समझ सकती है अगर कोशिश करेगी तो, मगर लगता है कोशिश ही नहीं करती। जूही का उदास चेहरा देखकर लेखा ने कहा, रहने दो पापा, मम्मा को कुछ मत बोलो। मम्मा तो चुप हो गई, कुछ नहीं बोलेगी। आदित्य ने अपनी बातें बदल दी और लेखा से पूछा, शंकर के मामा मामी अर्थात अनुषा के मम्मी पापा को तुम दोनों के बारे में पता है ना बेटा? वे दोनों तो एक पाँव में खड़े हैं पापा। जब हम दोनों उनके घर गए तो हमें अकेले में बात करने के लिए मौका भी दिया था उन लोगों ने। उनका बस चले तो 2 दिन में ही हमारी शादी करा दे। वे लोग शंकर को खुश देखना चाहते हैं और मुझे भी पसंद करते हैं।
फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। निर्भय की शादी में जब आएंगे तो उनसे खुलकर बातें करेंगे। तुम दोनों की शादी की डेट भी फिक्स कर देंगे। तुम क्या कहते हो निर्भय? निर्भय की ओर देखकर आदित्य ने पूछा। जैसा आप चाहे लेखा, चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। अचानक लेखा बोल पड़ी। मुझे प्रॉब्लम है पापा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शादी के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैंने अभी अभी पीएचडी शुरू किया है, कुछ काम कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद शादी के लिए सोचना चाहती हूँ। पापा थोड़ा सा समय दो मुझे। इसके लिए शंकर तैयार है क्या? शंकर भी यही चाहते हैं पापा। फिर दोनों की एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? हाँ, आप चाहे तो निर्भय की शादी के बाद एंगेजमेंट की रस्म पूरी कर देना, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंकर भी उसके लिए तैयार है। लेखा ने अपनी इच्छा बता दी। जूही की ओर देखकर आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, जूही तुम्हारे कंधे पर डबल बोझ है। निर्भय की शादी के बाद लेखा और शंकर की एंगेजमेंट संभाल लोगी ना? सब कुछ मुझे अकेले थोड़ी करना, आप भी तो साथ में हैं। निर्भय भी और फिर अनुषा भी तो हमारी फैमिली का मेंबर हो जाएगी। अपनी ननद की शादी में उसी को सबसे ज़्यादा रोल निभाना है और मैं तो माँ हूँ, माँ को तो जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी, चाहे कितना ही बोझ हो। हंस के उठा लूँगी, चिंता मत करो। बहुत देर के बाद जूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल उठी। लेखा की ओर देखकर निर्भय ने शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, जैसे मम्मा ने मेरी लगाम कस दी वैसे ही तुम्हारी भी कसने जा रही है। अब ज़्यादा इधर उधर बेलगाम नहीं भाग सकती। चुप हो जा शैतान का नाना, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं कहाँ इधर उधर भागती हूँ, भागता तो तू है। हाथ में न्यूज़पेपर उठाकर लेखा निर्भय को मारने के लिए उठी तो जोर जोर से हंसता हुआ निर्भय दौड़कर बाहर निकल गया। लेखा निर्भय के पीछे पीछे उसे मारने के लिए भाग रही थी। भले ही दोनों आज भाई बहन बन गए, मगर दोनों बचपन के दोस्त। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी रूठना मनाना दोनों के बीच में सब कुछ चलता रहता है। इसी में तो दोनों के बीच में प्यार का बंधन और मजबूत हुआ है। इन दोनों के कारण घर में भी हमेशा रौनक बनी रहती है। हालांकि लेखा के जाने के बाद निर्भय थोड़ा गंभीर हो गया और अपने काम के प्रति ज़्यादा समर्पित हो गया, क्योंकि लड़ने झगड़ने वाली तो घर में है नहीं। लेखा के घर में आते ही फिर दोनों में पुरानी बात शुरू हो गई। घर फिर से खुशियों की रौनक से जगमगाने लगा। दोनों को देखकर आदित्य और जूही भी जोर से हंस पड़े। आज चोपड़ा विला में चारों ओर केवल हंसी और खुशी की आवाज़ गूंज रही है। 2 दिन लेखा खाती रही, फिर सोती रही, फिर उसका जेट लैग पूरी तरह नहीं हो पाया। 2 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज शंकर का आने का दिन है, इसीलिए सुबह सुबह उठकर नहा धोकर सज धज कर तैयार हो गई। आज घर के सब लोग खुश हैं, क्योंकि शंकर से मिलने का मौका जो मिलेगा सबको। सब लोग उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह उठकर जूही ने शंकर के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रखा। शंकर को ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है लेखा से पूछ लिया था। 9:30 बजे फ्लाइट लैंड करेगी। घर आते ही 11 तो बज ही जाएंगे। आने के बाद नाश्ता सभी एक साथ बैठकर करते करते खाएंगे, यही सबकी इच्छा है। इसीलिए सब सुबह केवल चाय और बिस्कुट से ही संतुष्ट हो गए। आदित्य तो सुबह से ही तैयार होकर ड्राइंग हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर देख रहा था। लेखा नहीं दिख रही थी, इसीलिए उसने आवाज़ लगाई, लेखा कहाँ हो तुम? तैयार हो कि नहीं? 8 बज रहा है, अभी हमें निकलना चाहिए। दिल्ली की ट्रैफिक तो तुम जानती हो, जाने में कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा। थोड़ी देर पहले ही जाना चाहिए ताकि हम लेट न हो जाए और शंकर हमारे लिए वेट न करे। दौड़ते हुए लेखा आई और मुस्कुराते हुए कहा, पापा आई एम रेडी। इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? लेखा को देखा तो आदित्य देखता रह गया। उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। पिंक कलर की ड्रेस के साथ उसने ब्लैक कलर की हाई हील्स पहन रखी थी। क्या हुआ पापा, क्या देख रहे हो? बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। शंकर आज आने वाला है। इस खुशी में लेखा इतने अच्छे से तैयार हुई देखकर आदित्य मुस्कुरा पड़ा और मुस्कुराकर बोला, लुकिंग ब्यूटीफुल माय डार्लिंग, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। आज तो क्या बताऊँ, किसी की नज़र न लग जाए। लेखा दौड़कर पापा के गले लग गई और कहा, थैंक यू वेरी मच पापा, यू आर द बेस्ट पापा। लेखा के माथे पर एक स्नेह चिन्ह अंकित करते हुए आदित्य ने कहा, थैंक यू बेटा, यू ऑलवेज वेलकम। फिर इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए आदित्य ने कहा, ये माँ और बेटे कहाँ रह गए? दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? जूही, निर्भय, कहाँ हो तुम लोग? अरे भाई जल्दी से चलो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। पापा मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी आपने लेखा को ब्यूटीफुल कहा तो मुझे भी हैंडसम कहना पापा। निर्भय लेखा की ओर देखकर शरारती मुस्कान बिखेर रहा था। देखो पापा, सुबह सुबह फिर मेरे पीछे पड़ गया। इसे ना आप कभी कुछ
नहीं कहते, मम्मी कहने नहीं देती, इसलिए आजकल ज़्यादा ही बिगड़ गया है। मादा लाडला बिगड़ गया, रुक जा, आने दे अनुषा को, फिर तेरी लगाम कस के रखेगी। आदित्य दोनों की लड़ाई देखकर जोर जोर से हंस पड़ा। हंसते हुए कहा, तू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। हैंडसम? पापा का बेटा हैंडसम ही लगेगा, और क्या लगेगा। पापा, आपने मेरे बहाने खुद की तारीफ कर ली। दिस इज नॉट फेयर। आपकी तारीफ करनी है तो मम्मी करेगी, आप खुद क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। पापा को छेड़ दिया निर्भय ने। ड्राइंग हॉल में प्रवेश करते जूही ने कहा, कौन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहा है रे निर्भय? मम्मा, और कौन आपके हस्बैंड? क्यों, क्या कहा तुम्हारे पापा ने? मुझे कहा मैं हैंडसम पापा का हैंडसम बेटा हूँ। हुई ने अपने मुंह से अपनी तारीफ। निर्भय तो मेरा बेटा इसीलिए हैंडसम है। ब्यूटीफुल माँ का हैंडसम बेटा। आदित्य की ओर देखकर जूही हंस पड़ी तो आदित्य ने भी बड़े ही आशिकाना अंदाज में जूही को देखा और जूही शर्मा गई। मम्मा, आप भी अपनी तारीफ कर रही हैं। दिस इज वेरी बैड। आपकी तारीफ करनी है तो पापा करेंगे। इस पर लेखा जोर से हंस पड़ी और माहौल में खुशियों की खुशबू फैल गई। आदित्य ने खुश होते हुए कहा, चलो चलो, बहुत हो गया हंसी मजाक, अब जल्दी से आओ सब, हमें समय से पहुंचना है। आदित्य तेज कदमों से अपनी कार की ओर निकल गया, जो सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कार आकर चोपड़ा विला के सामने रुकी। एक एक करके सब कार से निकले। शंकर सामने ही बैठा था आदित्य के पास। वो कार से निकलकर मकान की भव्यता और शानो शौकत को निहार रहा था। उसके मन ही मन धीरे से कहा, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, किसी राजा महाराजा की हवेली जैसी। लेखा शंकर के पास आकर खड़ी है। शंकर को पता ही नहीं चला। मकान का डिजाइन और भव्यता को देखते ही खोया हुआ था शंकर। थोड़ी देर के बाद लेखा ने शंकर को धीरे से कहा, लगता आप मन ही मन कुछ कह रहे हैं। लेखा की आवाज़ सुनकर शंकर सकपका गया। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। कुछ तो कह रहे थे। चलिए छोड़िए, ये रहा हमारा गरीब खाना, आपको पसंद आया? आश्चर्य से लेखा की ओर देखते हुए शंकर ने कहा, ये अगर गरीब खाना है तो अमीर खाना क्या है लेखा? मैं तो पहली बार किसी के घर आ रहा हूँ जिनका घर इतना आलीशान है, आधुनिक आर्किटेक्चर से लबालब किसी अमीर की शानो शौकत को बयां कर रहा है। घर तो नहीं है, विला है, सामने लिखा भी है चोपड़ा विला। थैंक यू शंकर, हमारे घर की इतनी तारीफ करने के लिए। जितना खूबसूरत घर है, घर में रहने वाले भी उतने ही खूबसूरत है। सबके सामने कह नहीं पाया था, आज तो तुम गजब की खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा जैसी। शंकर ने प्यार से लेखा की ओर देखकर कहा। शंकर की बातों पर लेखा जोर से हंस पड़ी। ना बाबा ना, मुझे अप्सरा मत बनाइए। मैं तो धरती पर रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ, मुझे साधारण ही रहने दीजिए। तुम्हारी खूबसूरती से किसकी तुलना करूं, इसीलिए अप्सरा कहा। साधारण भी तो तुम साधारण में भी तुम असाधारण हो मेरी नज़र में। शंकर पर लेखा की नज़र पड़ी तो वो समझ गई, आज शंकर रोमांटिक मूड में है। हो सकता है सचमुच मैं इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। पापा ने भी तो यही कहा था। तुम क्या सोच रही हो? लेखा मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। सोच रही हूँ आज आप बहुत रोमांटिक मूड में हैं, ऐसा लग रहा है, कारण जान सकती हूँ? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो तो मेरा रोमांटिक होना गलत है क्या? आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। मुझे पता होता है कि अगर आप इस तरह मुझे प्यार से देखेंगे तो मैं बिल्कुल तैयार होकर नहीं आती। आप इंसान हैं तो मैं भी तो इंसान हूँ, इस तरह देखेंगे तो मैं कैसे संभल कर चलूँगी? सबके सामने मुझे इस तरह मत देखना। तिरछी नज़र से शंकर को देखते हुए लेखा ने कहा, फिर तुम क्यों मुझे ऐसे देख रही हो? मेरे दिल में भी तो हलचल होती है, तो मैं क्या करूं? आप भी तो कितने स्मार्ट होकर आए हो, कितने हैंडसम लग रहे हैं। मम्मा पापा को देखते ही फिदा हो गए, एक नज़र में ही सेलेक्ट कर लिया आपको। लेखा की बात सुनकर शंकर जोर से हंस पड़ा। तो क्या मम्मा पापा सेलेक्ट नहीं करते तो तुम मुझे छोड़ देती? सवाल ही नहीं उठता। एक बार पसंद कर लिया तो अब मरते दम तक छोड़ने की इच्छा नहीं है। हम खड़े खड़े यहीं पर बातें करेंगे या अंदर भी चलेंगे शंकर? चलिए अंदर, सब लोग आपको देखने और बातें करने के लिए बेताब है। जैसे ही शंकर और लेखा गेट के अंदर घुसे तो सामने सब खड़े मिले स्वागत के लिए। जूही और आदित्य के हाथों में फूलों का गुलदस्ता। निर्भय, दादी निशा और नानी प्रतिभा सभी शंकर के स्वागत के लिए खड़े हैं। सबसे पहले जूही ने फूलों का गुलदस्ता देखकर जूही ने कहा, हार्टी वेलकम शंकर। थैंक यू आंटी, झुककर सम्मान जताते हुए शंकर ने कहा। फिर आदित्य ने फूलों का गुलदस्ता दिया और शेक हैंड करते हुए कहा, मोस्ट वेलकम शंकर। थैंक यू वेरी मच अंकल, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इस तरह मेहमान जैसी ट्रीट क्यों कर रहे हैं? मैं तो मेहमान बनकर नहीं आया, लेखा का दोस्त बनकर आया हूँ, तो एक दोस्त बनकर रहने दीजिए। आप लोग मुझे अपना समझ नहीं रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहता हूँ।
शंकर की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। दादी और नानी ने एक साथ कहा, बेटा तुम पहली बार आए हो हमारे घर, इसीलिए फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। तुम बहुत बड़े दिल के हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। तुम हमारे अपने हो, तुम लेखा के दोस्त हो, हमारे भी तो दोस्त हुए। लेखा ने दोनों का परिचय कराया तो शंकर ने झुककर दोनों के चरण स्पर्श किए। दोनों ने सुखी होने का आशीर्वाद दिया। निशा ने हाथ पकड़कर कहा, आओ शंकर बेटा, अंदर चलो, अंदर बैठकर बातें करेंगे। तुमसे बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा है। शंकर ने बैठते हुए कहा, आप लेखा की नानी हो ना? प्रतिभा की ओर देखकर शंकर ने कहा, तुम्हें कैसे पता बेटा? सबके बारे में लेखा ने इतनी बातें की उसी के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने सही कहा ना नानी जी? बिल्कुल सही कहा। मैं लेखा की नानी और जूही की मम्मी प्रतिभा हूँ। प्रतिभा ने अपना परिचय दिया। आप सबको एक साथ एक जगह देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। सचमुच परिवार ऐसा होना चाहिए। लेखा तुम बहुत लकी हो कि तुम इस परिवार की लड़की हो। तुम भी इस परिवार का दामाद बनने जा रहे हो, इसीलिए खुश हो जाओ। निशा ने हंसते हुए कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। दामाद बनने के बाद मुझे पराया मत कर देना। जैसा मैं अभी हूँ वैसे ही रहने देना। मुझे अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल साधारण सा इंसान हूँ, साधारण ही रहना है। अब तक जूही खामोश थी, मगर शंकर की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी। लेखा सच कह रही थी। शंकर बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के बाद भी कितना नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। लेखा की पसंद पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आंटी आप चुपचाप क्या सोच रही हैं? मुझे प्यास लगी है। हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। आप क्या पीना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? आंटी मुझे मसाला छाछ बहुत पसंद है। मामी हमेशा बनाकर दिया करती हैं। उनके हाथ का मसाला छाछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके हाथ का भी अच्छा ही लगेगा। शंकर का अधिकारपूर्ण बातें सुनकर जूही बहुत खुश हुई। खुश होते हुए कहा, बस थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। और किसको किसको मसाला छाछ पीना है? निर्भय और लेखा ने हाथ ऊपर कर दिया। मम्मा हमें भी पीना है, ब्रेकफास्ट भी तैयार है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, वहीं पर ब्रेकफास्ट के साथ मसाला छाछ भी सर्व कर देंगे। निर्भय पापा को भी बुला लो, पापा शायद फ्रेश होने चले गए। लेखा शंकर को लेकर आओ। शंकर चलिए, मम्मा का आदेश हो गया। आदेश नहीं, मम्मा ने प्यार से सबको बुलाया है। आज मम्मा ने खासकर आपके लिए अपने हाथों से आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाया है। जल्दी चलिए, देखते हैं क्या है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी पसंद आंटी को कैसे पता है? कैसे पता होगा? मम्मा ने पूछा तो मैंने बताया। आंटी ने सुबह सुबह इतनी मेहनत की। आंटी कुछ भी बना लेती तो मुझे उनके हाथ का बना कुछ भी अच्छा लगता। अब चलिए तो सही, क्या बनाया मुझे भी नहीं पता। 2-3 चीज़ बताई थी, उनमें से क्या बनाया मैंने देखा भी नहीं। वैसे तो आप अपनी बहन के हाथों से बनी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिश का मज़ा लेकर आ रहे हैं। मम्मा वैसा तो नहीं बना पाएगी, मगर मुझे विश्वास है अच्छा ही बनाएगी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि डिश कितनी अच्छी बनी है, ये इम्पोर्टेंट है कि बनाने वाले ने कितने प्यार से बनाया है। लेखा की ओर देखकर शंकर ने मुस्कुराकर कहा, तो लेखा ने भी एक सुंदर स्माइल दी। एक एक करके नाश्ते के लिए सभी चले गए। रह गए थे शंकर और लेखा। पहली बार लेखा ने शंकर का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अब चलिए भी, मुझे भूख लगी है। जैसे ही लेखा ने शंकर का हाथ पकड़ा, उसका रोम रोम सिहर उठा। इतने प्यार से आज बहुत समय के बाद किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा है। लेखा का हाथ कसकर पकड़ते हुए शंकर ने कहा, यह हाथ कभी छोड़ना नहीं लेखा, ऐसे ही पकड़े रहना। आप कितने बेशर्म हो, सबके सामने हाथ पकड़ कर रखोगे तो सब क्या सोचेंगे? बस कुछ देर पकड़े रहो, उनके सामने जाकर छोड़ देना। ठीक है आइए। लेखा ने शंकर की ओर प्यार भरी नज़र से देखा और शंकर का हाथ पकड़कर चल पड़ी। तो शंकर भी उसके पीछे पीछे आ गया। क्यारी की भांति चल पड़ा। दो तड़पता हुआ दिल आज चुपके से धड़क रहा है, ताकि धड़कनों की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, मगर चुपके चुपके से। ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच कहेंगे। सभी इत्मीनान से ड्राइंग रूम में बैठे थे। इतनी देर से ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लंच स्किप करेंगे, क्योंकि सभी हेल्थ कॉन्शियस है। सभी के चेहरे पर खुशी की रौनक फैली हुई है। चेहरे पर क्या, पूरा घर ही खुशी की रौनक से जगमगा रहा है। खुश क्यों ना हो। लेखा की जिंदगी में शंकर का आना सबके लिए एक सुहाना मौसम की हवा का झोंका है। शीतल हवा का झोंका जैसे रोम रोम में समाकर हृदय को शीतल कर देता है, ठीक वैसे ही शंकर का आकर्षक व्यक्तित्व और सरल स्वभाव की शीतलता सबका अंतर्मन शीतल कर गई। लेखा को भी लेकर सभी टेंशन में थे। सबके मन में यही बात चल रही थी कि न जाने इस लड़की की जिंदगी कैसी होगी। बचपन से लेकर अब तक कांटे भरे रास्ते पर चलती रही, मगर अब तो सफ़र सुहाना होना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त सबके जीवन में आता है और चला जाता है। आज लेखा के जीवन में सच्चे मायने में अच्छा वक्त आया है।
लेखा, निर्भय और शंकर इधर-उधर की बातें करने में मशगूल थे। दादी और नाना आज श्रोता बनकर बैठी है। जूही और आदित्य यही सोच रहे थे कि शंकर से उसकी शादी के बारे में कैसे बात छेड़ी जाए। पहले आदित्य ने बात शुरू की। शंकर, आपसे एक बात पूछूंगा, आप इस बात को अदरवाइज मत लेना। वेरी पोलाइटली शंकर ने कहा। आप जो भी पूछना चाहते हैं अंकल पूछिए। आप कितने दिनों की छुट्टी लेकर आए हैं? अभी लेखा से हमारी कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए सीधा आपसे ही पूछ रहे हैं। इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। कई साल हो गए इंडिया में नहीं आया। इस बार इंडिया की कुछ जगह मैं जी भरकर देखना चाहता हूँ, खासकर जम्मू कश्मीर की वादियों को। मैसेच्यूसेट्स में रहकर स्नोफॉल बहुत देखी है, मगर जम्मू कश्मीर की बर्फ से ढकी सेब के बाग, फूलों की वादियाँ, झेलम नदी में कल-कल बहता ठंडा स्वच्छ जल, गोवा के सी बीच देखने की बड़ी इच्छा है। यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद ही मैं यूएस चला गया था, इसीलिए कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर तो हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। आपके पास समय है। मेरी भी इच्छा है कि आप खूब घूमिए इंडिया। इंडिया में मई के महीने में जम्मू कश्मीर घूमने का मजा ही कुछ अलग है। इस समय डल लेक की बर्फ भी पिघल जाती है, इसलिए डल लेक में नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। आदित्य की बात सुनकर शंकर ने आश्चर्य से होते हुए पूछा, प्लानिंग किस बात की अंकल? लेखा ने आपको कुछ बताया नहीं क्या? बड़ी छुपी रुस्तम है, कुछ भी नहीं बताया। प्यार भरी नजर से लेखा की ओर देखकर शंकर ने कहा। लेखा अचानक बोल पड़ी, बताने का मौका ही कब मिला। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। निर्भय की शादी के बाद आपकी और लेखा की इंगेजमेंट करने का सोचा है हमने। वैसे अपनी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप दोनों की शादी पक्की कर दे तो कैसा रहेगा? आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ मैं। उस समय आपके मम्मी पापा भी रहेंगे इंडिया में और मामा मामी भी रहेंगे इंडिया में और अनुषा भी हमारी फैमिली की मेंबर हो जाएगी। कहते कहते आदित्य बहुत खुश हो रहा था। मतलब हमारी शादी इसी महीने? इतनी जल्दी? लेखा से पूछा है क्या आपने? लेखा क्या चाहती है? लेखा ने तो कहा है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या चाहते हैं। उसकी मर्जी जानना भी बहुत जरूरी है अंकल। केवल मेरी मर्जी से सब कुछ नहीं हो सकता। उसने अभी अभी पीएचडी शुरू की, इसीलिए उसकी क्या मर्जी है पहले पूछिए। शंकर की बात सुनकर लेखा बोल पड़ी, मुझे थोड़ा समय चाहिए पापा। अभी अभी मैंने पीएचडी शुरू की है। मैं कम से कम इतना काम करना चाहूँगी जिससे मुझे सर्टिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। लेखा की बात सुनकर शंकर ने कहा, सुन लिया आपने अंकल, लेखा की मर्जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। पीएचडी करना तो किसी एमएस की डिग्री की तरह नहीं है। इसमें समय लगता है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। वो जब चाहेगी तभी शादी करेंगे। आप चाहे तो अभी एंगेजमेंट सेरेमनी पूरी कर सकते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। पीएचडी करने में तो कम से कम 6-7 ईयर्स लगेंगे। तब तक क्या आप दोनों शादी नहीं करना चाहेंगे? नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। हमने सोचा कम से कम 2-3 साल और निकल जाए, लेखा एक सॉलिड ग्राउंड पर आ जाए, उसे समझ में आने लगे कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद हम दोनों शादी के लिए सोचेंगे और आपको बता देंगे। लेखा, तुम भी यही चाहती हो क्या? हाँ पापा, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और खुद पर भरोसा आ जाए, उसके बाद शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकती हूँ। शादी से पहले मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। शादी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मैं अच्छी तरह डेडिकेटेड होकर निभाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में ऐसी वैसी कोई बात हो जाए जिससे हम दोनों के बीच में दूरी पैदा हो जाए। शंकर को मैं खोना नहीं चाहती। लेखा ने शंकर की ओर देखा तो शंकर ने प्यार से मुस्कुरा दिया। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। तुम शादी को सीरियसली ले रही हो और लेना भी चाहिए। शादी कोई मजाक तो नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है, तो पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। फिर मैं निर्भय की शादी के बाद आप दोनों की इंगेजमेंट की एक बहुत अच्छी पार्टी अरेंज करना चाहता हूँ। उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है? नहीं अंकल, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेखा को लेकर आप लोग बहुत वेरी करते हैं। एंगेजमेंट हो जाएगी तो लेखा की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग उसको लेकर वरी मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। शंकर की बात सुनकर जूही बहुत खुश हो गई, खुशी से बोल पड़ी, थैंक यू शंकर, आपने काफ़ी हद तक मुझे चिंता मुक्त कर दिया। लेखा की चिंता के कारण मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। बचपन से लेकर अब तक इसके रास्ते में बहुत से रोड़े आए, एक एक करके पार करती जा रही है, मगर जब शादी टूट गई तो मन बहुत खट्टा हो गया था। अब तो ऐसा लगता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो शादी नहीं टूटती तो आप लेखा की ज़िंदगी में नहीं आते, नहीं आपके जैसा प्यारा बेटा हमें मिलता। थैंक गॉड हम पर इतनी मेहरबानी करने के लिए। जूही की बात सुनकर शंकर भावुक हो उठा। उसकी आंखों की कोरों में बूंदें झिलमिलाने लगी।
अपनी अंगुली से जल्दी उसने आंसू पोंछ लिए ताकि किसी को नहीं दिखे, मगर सबसे ये बात कैसे छुप सकती थी। जूही ने गौर से सब कुछ देखा और कहा, आप मेरी बातों का बुरा मान गए क्या? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं आंटी, आपकी बातों ने मुझे अपनी माँ की याद दिला दी। बहुत साल पहले माँ चल बसी थी। पापा तो और भी पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मामा मामी ने मुझे बहुत सहारा दिया। आज आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी माँ को पाया है फिर से। शंकर की बात सुनकर जूही भी भावुक हो उठी। भराई आवाज में उसने कहा, मुझे माँ माना है तो अपनी माँ पर भरोसा ही करना। हमने लेखा को आपके सौंप दिया। आप दोनों हमेशा खुश रहो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। शादी आप जब भी करो, मगर बीच बीच में हमसे मिलने आने का वादा करना पड़ेगा। साल में कम से कम एक बार तो अवश्य आना पड़ेगा। जूही की बात सुनकर आदित्य बोल पड़ा, अभी तो शंकर हमारे साथ है और तुमने माहौल को इतना भारी बना दिया। आने वाला जब जाएगा तो फिर लौट कर आएगा ना। अभी तो आने जाने की बात क्यों कर रही हो? अभी तो सब हम एक साथ है। बिंदास रहो, मस्ती करो। बिल्कुल सही कहा आपने। मम्मी की बातों से माहौल कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया, उठाते नहीं बन रहा है। इसीलिए चलो शाम को हम एमबीएस मॉल घूमकर आते हैं। शादी के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। लेखा, तुम्हें भी शॉपिंग करनी होगी है ना? इतनी देर बाद निर्भय ने माहौल को हल्का बनाने के लिए ऑफर दिया। तो क्या शॉपिंग तो करनी है। तुम्हारी शादी में कोई पुरानी ड्रेस पहनूंगी क्या? मुझे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लेनी है। लेखा चहक उठी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर देर किस बात की, लेट्स गो। 3 बज रहा है, ज़्यादा देर करेंगे तो बहुत रात हो जाएगी। देर हो जाएगी तो क्या होगा पापा, हम मॉल में ही डिनर करके आएंगे, खुश होकर लेखा ने कहा। शंकर को चुप देखकर आदित्य ने कहा, शंकर आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा लगता है आपको मॉल नहीं जाना क्या? जाना है, मगर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ अंकल। आप जैसे निर्भय को तुम करके बात करते हैं, मुझसे भी तुम करके बात करना। आप में एक परायापन सा लगता है। तुम कहने से ऐसा लगता है जैसे बहुत क्लोज है। मैंने लेखा से भी यही कहा था, मगर लेखा ने जवाब दिया, बाप रे, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मैं स्टूडेंट। मैं आपको तुम करके नहीं बोल सकती। तो मैंने कुछ गलत कहा क्या प्रोफेसर साहब? आप इतने बड़े प्रोफेसर और आपसे मैं तुम करके बात करूं? मुझसे नहीं होगा, मेरी जुबान साथ नहीं देती है। लेखा की बात सुनकर निर्भय बोल पड़ा, तो क्या शादी के बाद भी आप करके बात करती रहेगी? तब भी प्रोफेसर साहब के चरण स्पर्श करती रहेगी? गुरु शिष्य बनकर रहेगी क्या? फिर तो प्रोफेसर साहब की किस्मत ही खराब है। उनको सन्यासी बनकर हाथ में कमंडल लेकर ओम नमः शिवाय करते करते हिमालय आना पड़ेगा। निर्भय जोर से हंसने लगा तो सुनकर सभी उसके साथ जोर से हंस पड़े। दोनों की हंसी देखकर लेखा चिढ़ गई और चिढ़कर बोली, देखा पापा, आपका नटखट बेटा फिर मुझे चिढ़ा। पहले तो अकेला चिढ़ाता था, अब शंकर को भी साथ ले लिया। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हें मालूम है कि तुम दोनों चिढ़ा रहे हो तो तुम चिढ़ती क्यों हो? चिढ़ती हो तो तभी तो चिढ़ाते हैं। उनकी बातों को सुनकर तुम दोनों भी इंजॉय करो। और तुम शंकर से तुम करके क्यों नहीं बात करती? आज नहीं तो कल तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हो। जब बन जाऊंगी तब अपने आप बोलना शुरू कर दूंगी। अभी मुझसे नहीं कहा जाता, मेरी जुबान अटकती है। प्यार भरी नज़र से देखा शंकर की ओर प्यार भरी नज़र से लेखा ने शंकर की ओर देखकर मुस्कुराया। लेखा की बात सुनकर शंकर ने कहा, आप चिंता मत करिए अंकल, लेखा से मैं धीरे धीरे बुलवा लूंगा। नहीं बोलेगी तो जाएगी कहाँ? वैसे भी लेखा जब मुझसे आप करके बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। दोनों गुरु शिष्य हैं। आपको मुझ पर भरोसा है ना अंकल? अपने से भी ज़्यादा। जितना मैं आपको तुम्हें जान पाया हूँ, उससे भरोसे वाला और कोई नहीं मिलेगा जमाने में। लेखा की डेस्टिनी यही लिखी थी, इसीलिए पहले ही शादी टूट गई थी। पापा की बात सुनकर लेखा ने कहा, टूटी नहीं थी पापा, मैंने तोड़ी थी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। तुम्हें भला क्यों अफसोस होने लगा? सागर को पाकर बूंद के बारे में कौन सोचता है? शंकर की ओर देखकर कहा निर्भय ने। निर्भय, तुम तो एकदम कवि बन गए हो। अनुषा से इश्क होने के बाद बहुत बदलाव आया है तुम्हें। ऐसा ना हो कि दोनों मिलकर इंडिया से मेरा पत्ता साफ कर दो। वैसे तुमने किसी सागर और किसे बूंद कहा समझकर भी अनजान बनते हुए लेखा ने पूछा। इतना भी नादान नहीं हो तुम जो समझ में नहीं आया। फिर भी बता देता हूँ, शंकर की इतनी जबरदस्त शख्सियत के सामने सूर्यांश तो बूंद ही है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं कितनी गलत थी पहले। उस एज में प्यार का हम गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं, मगर प्यार क्या है अब मुझे समझ आ रहा है। प्यार तो अथाह सागर है। प्यार एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। वो रिस्पेक्ट और गहराई मैंने शंकर में देखी है। कहते कहते लेखा की आंखें शंकर से मिल गई। जिन आंखों में लेखा को प्यार ही प्यार बेशुमार दिखा। लेखा की बात सुनकर शंकर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे ही सामने मेरी इतनी तारीफ, मुझे तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है।
मैं इतना भी अच्छा नहीं जितना सब लोग समझते हैं। मैं भी एक आप सब जैसे साधारण इंसान हूँ। शंकर की बात सुनकर आदित्य बोल पड़ा, तुम्हारा यही बड़प्पन हमें बहुत भाता है। निर्भय ने सही कहा, तुम एक सागर हो, तुम्हें जितना भी हम समझना चाहे उतनी ही तुम्हारी गहराई में डूबते जाते हैं। अंकल, आप भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। मैं बिल्कुल साधारण हूँ और मुझे साधारण रहकर आप लोगों से घुल मिल जाने दीजिए। तुम तो खुद ही खुद घुल मिल जाते हो, जैसे पानी में शक्कर घुल जाता है। आते ही हम सबको अपनी चमत्कारी प्यार के बंधन में बांध दिया, घर का वातावरण ही बदल दिया। सोचते हैं तुम चले जाओगे तो कितना सुना सुना सा हो जाएगा घर। आदित्य की बात सुनकर इस बार जूही ने टोका, अब आप जाने की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो मुझे इतनी बातें सुना दी, खुद माहौल को गंभीर बना रहे हैं। यहीं खड़े खड़े हम एक बातें करते रहेंगे या फिर मॉल भी जाना है? ये शांति, लेट्स गो। बहुत साल हो गए मैं इंडिया का मॉल नहीं घूमा, आज जी भर के घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। बहुत समय हो गया मामा मामी के साथ भी कहीं घूमने नहीं गया। आज का ये खुशी भरा दिन हमेशा मेमोरी में कैद रहेगा। आज निर्भय ड्राइव करने वाला, इसीलिए सबसे पहले वो निकला और पीछे पीछे सब लोग निकल पड़े। पीछे पीछे शंकर और लेखा। लेखा ने आगे बढ़कर शंकर का हाथ पकड़ लिया तो शंकर ने भी मजबूती से लेखा का हाथ पकड़ लिया। एक दूसरे का सुखद स्पर्श पाकर दोनों आनंद अभिभूत है। दोनों के कदमों में जोश और मन में उमंग, दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई और चाल में भी तेजी आ गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।